रोल ऑफ पैरामिलिट्री एंड सेंट्रल आर्म पुलिस, इस पे मेरे पास आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। एसके सूद साहब हैं, विकास चंद्रा साहब हैं, आईजी कुलबीर सिंह साहब हैं और मयंक सिंह हैं। मयंक सिंह को मैं आधा डिफेंस का क्या करीब 75% डिफेंस वाला मानता हूं, बिकॉज सैनिक स्कूल में पढ़े, फिर डिफेंस करस्पॉन्डेंट हो गए और मुझे कई बहुत सी चीजें समझने में मदद करते रहते हैं। सूद साहब, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आज देश में मैं आपसे बहुत बेसिक, मैं अपने कार्यक्रम का आप लोगों को एक ये बता दूं, ये डिबेट नहीं है, ये प्राइमरली इट इज मोर ऑफ एजुकेटिंग माय ऑडियंस। आप हिंदी अंग्रेजी जिसमें चाहें उसमें कर सकें, लेकिन प्राइमरली मेरा ऑडियंस हिंदी है। तो अगर हिंदी जितनी ज्यादा यूज हो जाएगी ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में दिक्कत है तो आप अंग्रेजी का के भी बोलचाल की भाषा जो करते हैं उसमें कर सकते हैं। सूद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, ये कितनी ये फोर्सेस और किस किस काम के लिए, थोड़ा इसको एक बार मेरे ऑडियंस को बता दिए, फिर मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूंगा बेसिक जी। नमस्कार आपके सभी ऑडियंस को भी, आपको भी। ये बड़ा अच्छा टॉपिक लिया गया है, इसमें इसके बारे में जनरली लोगों को मालूम नहीं है। तो पहला सवाल जो आपने किया कि ये फोर्सेस किस किस काम के लिए हैं, तो दो कैटेगरीज हैं। एक तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की कैटेगरी है, एक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की कैटेगरी है। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। असम राइफल्स इंडो बर्मा बॉर्डर पे है, बीएसएफ इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, और एसएसबी जो सबसे यंगेस्ट हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, वो भूटान और नेपाल के लिए है। सीआरपीएफ जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए जो नॉमिनेटेड फोर्स है, और सीआईएसएफ जो है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए है। जगह जगह पर सरकारी जो भी कारखाने हैं उन पर सिक्योरिटी ये देती थी। अब धीरे धीरे ये पब्लिक सेक्टर में और अब कई जगह पर प्राइवेट सेक्टर्स में भी इनकी डिप्लॉयमेंट होने लग गई है। और अगर देखा जाए तो इन फोर्सेस की कुल स्ट्रेंथ लगभग 1 मिलियन के बराबर है, यानी 10 लाख के बराबर है। फौज से कुछ 2.5-3 लाख कम होगी। और यहाँ पे मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिपोर्ट थी कारगिल की लड़ाई के बाद में, उसमें ये कहा गया था कि 1 टास्क 1 फोर्स होगा। तो उन्होंने कहा था बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस बॉर्डर्स पे रहनी चाहिए और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी पूरी सीआरपीएफ को दी गई थी। परंतु कई कारणों की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है और बार बार सीमाओं से इन सुरक्षा बलों को, सीमा की जो सुरक्षा करते हैं उन बलों को निकालना पड़ता है सीमा से, और कई प्रकार की ड्यूटीज में उनकी डिप्लॉयमेंट इंटरनल सिक्योरिटी में और इलेक्शन में और कई चीजों में, रॉयड कंट्रोल में उनकी ड्यूटीज लगानी पड़ती है। ये गवर्नमेंट की कंस्ट्रेंट्स है। इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में यहाँ ये है। आगे आप और पूछिए, बताएं। मैं थोड़ा एक विकास चंद्रा साहब से एक चीज पूछ लूं, फिर मैं आगे आईजी साहब आपके पास आ रहा हूं। विकास चंद्रा साहब, मुझे एक चीज बताइए कि सीमा पर ज्यादा टाइम तो आप रहते हैं, मतलब लड़ाई खत्म होने पर आप सीमा पे आ जाते हैं। ये विभाग होम मिनिस्ट्री में क्यों? क्योंकि आप अगर हमारे सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं तो भाई एक हम आम आदमी के उससे आपको डिफेंस से के साथ ही साथ आपका एक आप डिफेंस ही कर रहे हैं, यू आर डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स। और एक जमाने में असम राइफल जो थी वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती थी। ये क्या है, ये क्यों ऐसा है? वाई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम? विकास चंद्रा साहब है कि नहीं? उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। हो रहा है अनम्यूट। विकास, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
क्या हो गया? माइक निकाल के आप सीधे बोलिएगा तो आ जाएगी आवाज। इसमें माइक की जरूरत नहीं है। नहीं, एक बार कोशिश करें। क्या क्या करना है? हाँ, फोन निकालें। फोन से माइक निकाल दीजिए तो शायद चंद्रा साहब। हाँ, नहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। कुलबीर सिंह साहब, मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। सबसे पहले कि क्योंकि ये सवाल मैंने उनसे पूछ लिया था तो मैं उन्हीं के लिए रख ले रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आपका रोल क्या है? जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, और मैं जब पूछ रहा हूँ तो मैं पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस को एक साथ पूछ रहा हूँ। जैसे मिजोरम असम में अभी झगड़ा हुआ आपस में, मतलब दो स्टेट लड़ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे सीआरपीएफ की एक वो थी, टुकड़ी थी और उसने कुछ नहीं किया। अब आपस के झगड़े, मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट के झगड़े निपटाने के लिए मेरे ख्याल में तो आप लोग नहीं है। तो ये मतलब इसको कैसे मैनेज होगा? ये अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट से लड़ रही है तो इट इज अ डिलेमा। आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, आपस में कैसे लड़ेंगे आप? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेन चीज समझने वाली ये बात है कि जो सीआरपीएफ है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हमें बोला जरूर जाता है पुलिस, वी आर नॉट पुलिस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। वी आर नॉट पुलिस, वी आर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, or you can say paramilitary force. Yes. So without permission of MHA, we cannot intervene, we cannot go anywhere. जो भी स्टेट डिमांड करती है तब हम जाते हैं वहां पर, और वहां भी जाके हम स्टेट पुलिस को असिस्ट करते हैं। वी डोंट टेक ओवर पुलिस जॉब, हम उसको असिस्ट करते हैं पुलिस को। दिस इज द मेजर पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। नाउ आपने बताया है कि मिजोरम और असम का झगड़ा हुआ, इसी ढंग से असम और नागालैंड का झगड़ा भी हुआ था 84-86 में, आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट। सो उसमें जो सेंट्रल फोर्सेस वहां जाती हैं तो वी हैव कम्युनिकेशन विद बोथ द स्टेट गवर्नमेंट्स and we try to pacify both the forces. We serve as a link among these forces. We are pacifiers. We are not there to solve any problem. वो तो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर आके होम सेक्रेटरी के साथ, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट और अपना गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसका हल निकालेंगे। वी आर देयर जस्ट टू पेट्रोल दैट एरिया एंड टू पेसिफाई दी बोथ द फोर्सेस एंड जस्ट पेट्रोल दैट एरिया। वी आर नॉट सपोज टू साइड विद वन फोर्स, वन ऑफ द पुलिस फोर्स। यस, करेक्ट। नहीं, वो नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था ये एक अजीब सा, भाई जैसे देश की सीमा पे कोई दुश्मन है, आपको बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि सामने कौन है, क्या करना है। yes. यहाँ पे दोनों आप ही के घर के लोग हैं। अब घर के झगड़े में मतलब, और आप लोगों का क्रिटिसिज्म हुआ था, ये माना कि बहुत आर्टिकल आए थे कि भाई वहां सीआरपीएफ की एक वो थी, पोस्ट थी और उसने कुछ नहीं किया। और अरे भाई आपस में झगड़ रहे हो तो सीआरपीएफ क्या करेगा? ये एज सिंपल एज दैट। मयंक, मैं आपके पास आ रहा हूँ, शायद विकास चंद्रा जी का भी अभी कनेक्ट नहीं। चंद्रा साहब, अगर आप आवाज सुन रहे हो और अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो फिर मैं आपसे पूछ नहीं तो मैं मयंक के पास जाऊँ। हाँ, नहीं। मयंक जी, अब एक चीज ये बताइए, आपका एक आर्टिकल छपा था मार्टियर्स या करके बहुत साल पहले। सेकंड क्लास मार्टियर्स। हाँ,
तो वो जरा एक उसको ठीक से समझा दीजिए, क्योंकि देश के लोगों को ये नहीं पता है कि ये भी जान देते हैं, ये भी ज्यादा, इनको खतरा ज्यादा रहता है, माइंस बिछी रहती हैं, बहुत जान दी हैं, लेकिन वो एक हम लोग कहीं जैसे इसको कहते हैं ना, सौतेलापन वाला व्यवहार करते हैं। सर, चीजों को मतलब साफ करने के लिए, लोगों की आसानी की समझने के लिए, चीजों को बताने से पहले कुछ चीजें बोलना बहुत जरूरी है कि मतलब जो एक स्टेट होता है, भारत है, मतलब उसकी गवर्नमेंट होती है, फिर एक स्टेट पावर होता है और उसके मल्टीपल टूल्स होते हैं और डिपार्टमेंट्स है। जैसे मान लीजिए MEA है, वो फॉरेन अफेयर्स हैंडल करेगा, डिफेंस है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हैंडल करेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी, एयर सिक्योरिटी, वाटर एलिमेंट्स। वैसे ही जो CAPFs बनाई गई वो पुलिस से हटकर और सेना से मतलब सेना से लगा हुआ, वो बाद में बहुत सारे डिफ्यूजन्स हुए, कंफ्यूजन्स हुए, या मतलब रोल प्लेइंग जो है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स आए हैं। लेकिन स्टेट के पास ये सारी चीजें, टूल्स होते हैं मैनेज करने के लिए अपने आप। सूद सर ने ये चीज क्लियर किया कि भाई क्लासिफिकेशन 99 कारगिल जब हुआ, उसके बाद जब कारगिल कमेटी रिपोर्ट बनी, तो उसने इन्हीं फोर्सेस को एफिशिएंसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए और उनके बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, ये वर्ड एक लाइन में अभी बोल दे रहा हूँ, इसको और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आमूमन इस पे बात ही नहीं होती है। उनका जो फंड होता है या उनका जो बजट होता है, उसका एक अपना तरीका है। वो चीजें हुआ कि क्लैरिटी हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो मैनेजमेंट में अच्छा रहेगा। और क्योंकि रोल क्लैरिटी होगी, ITBP है, अगर वो 7,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई के बीच में ही रहती है, तो इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ गियर, इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग एंड अ लीडरशिप। रिमेंबर, टेरेन का अपना मानसिक असर होता है, जंगल का अपना एक मानसिक असर होता है। उस लीडर को हैंडल करना पड़ता है जो उस टुकड़ी को लीड कर रहा होता है। सिमिलरली जो मार्शेस होती हैं, जहां पे मतलब फंगल इफेक्ट्स और मलेरियल इफेक्ट्स होते हैं, उनका अपना एक इफेक्ट होता है और वो लीडरशिप मैनेजमेंट होता है। ये मैं लोगों के लिए सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि शायद इन पहलुओं पर बात नहीं होती। हम रह जाते हैं सेना और पुलिस के बीच में, और एक ऐसी मध्य में फंसी हुई फौज ये है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर द फोर्स ऑफ द कंट्री। इन सारी फोर्सेस का फॉर्मेशन डिबेट्स के बाद हुआ है, जो मुझे लगता है हर आम नागरिक को पढ़ना चाहिए कि कैसे पार्लियामेंट में ये जब BSF बनी तो किस तरह की डिबेट हुई थी। उन डिबेट्स में लॉ का डिस्कशन, उसमें उसके रोल का डिस्कशन, उसमें लीडरशिप का डिस्कशन, कौन कौन लीडरशिप में आएगा, फायर पावर। इमेजिन करिए, मतलब हम एक ऐसी फोर्स BSF डिजाइन कर रहे थे जिसके पास अपना वाटर विंग है, उसके पास अपना छोटा महकमा है एयर विंग का, उसके पास अपना इंजीनियर्स का महकमा है, उसके पास अपने प्रोडक्शन है एमुनिशंस के। CRPF को ले लें सर, 84 वो जाता है पंजाब में, उससे पहले लड़ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वो कश्मीर में जाते हैं। ट्रेनिंग जो है ना, वो उतनी ही सख्त है, क्योंकि गोली जो आ रही होती है दुश्मन से, वो सबके लिए बराबर है। वो चाहे वो हमारे पुलिस वाला वर्दीधारी हो, चाहे वो CAPF का वर्दीधारी हो, चाहे हमारे सेना का वर्दीधारी हो, वो गोली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। इसलिए ट्रेनिंग में कोई खामी या कमी आप रख नहीं सकते हैं, और उसका खामियाजा हम वक्त वक्त पर भुगतते रहे हैं। अब मैंने एक बात कही थी कि मैनेजमेंट ऑफ इनका जो बजट है सर, 2013 में, 2013 और ये 21 है सर, NSG के पास जो बजट भेजा गया था उसको वहां से निकाल दिया गया। कॉर्नर शॉट गन जिसको हमने 26/11 में ताज के दौरान देखा सर, वो कब से उनके पास पड़ी हुई थी कि उनको कॉर्नर शॉट गन दे दीजिए, एक्सरे ऐसे ले आइए जो बियॉन्ड वॉल्स देख सकें। मतलब मल्टीपल इश्यूज है सर। उनका मूवमेंट कैसे होगा, SOPs अगर मूवमेंट की पूरे देश में है तो वो तब क्यों बनाई गई रिएक्शन। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सेना और पुलिस के बीच में एक ऐसी उसको भूल गए जिसका महत्व अब समझिए। लड़ाई की अब कोई तस्वीर ऐसी नहीं है
जो जाके सीधे सेना पे बॉर्डर पे लड़ाई होगी, डिमार्केटेड एरिया में लड़ाई होगी। आपके ईस्टर्न लद्दाख में अगर कुछ होता है तो आप उनकी इकोनॉमी पर दबाव डालते हैं, लड़ाई बदल चुकी है। आप अगर वो चाइना अगर ट्राई करता है इनग्रेस करने की, जैसा कहा जाता है पावर ग्रिड में, तो आप कोशिश करते हैं कि वहां फायर वॉल्स रखें या आपके लोग उन चीजों को मैनेज कर सकें। लड़ाई बदल चुकी है। लड़ाई इंटरनली जिस तरह से चेंज हो रही है, अर्बन वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिफ्यूज्ड नो वॉर नो पीस वॉरफेयर, ना आपके यहाँ शांति बहाल होगी रहेगी, ना वहां पे वॉर हो रहा होगा। क्योंकि वॉर समय में क्या होता है, मूवमेंट अलग होता है, जो आप बजटिंग करते हैं वो अलग होती है, और पावर जो होती है, जो शक्तियां दी जाती है इन वर्दीधारी हमारे लीडर्स को और सैनिकों को, वो अलग होती है। अब इस गजब आलम में आप सोचिए, क्या आप बॉर्डर पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं? वक्त बदला है, मानसिकता बदली है, देखिए। लेकिन जो नहीं बदला वो ट्रेनिंग का पैटर्न। अब भी ये उस ड्रिल स्क्वायर पर रगड़ रहे होते हैं और पैर पटक रहे होते हैं। अब भी हम उस सब कॉन्शियस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां वो पढ़ा लिखा लड़का आया होता है। ये मैं सारे महकमों की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीएपीएफ की बात नहीं कर रहा हूं कि हम किस मॉडर्नाइजेशन को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, जहां लड़ाई के पैमाने, लड़ाई के तौर तरीके, लड़ाई का सिस्टम, मैकेनिज्म एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट। फोन इज अ वॉरफेयर टूल नाउ सर। ये बदल रहे हैं। क्या हमारी सेना बदली? मेरा आंसर ना है। लेकिन यहाँ एक आपके साथ जो विकास चंद्रा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पर्सनल हेड किया हुआ है। एक वक्त तो ऐसा आया कि 10-10 साल एक एक आदमी एक ही पोस्ट पे अटका हुआ है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत इन लोग के ऊपर रिसर्च किया, मैं इसके लिए उन डिपार्टमेंट्स को भी ब्लेम करता हूं जो अंदर बैठे हुए थे कि भाई आपके यहां अगर हर साल एक निश्चित मात्रा में व्यक्ति आएगा और निश्चित मात्रा में एट्रिशन होगा और रिटायरमेंट होगा, तो प्लानिंग क्यों नहीं होगी? एक और चीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो व्हेन यू मीट दिस ऑफिसर, यंग ऑफिसर, उसको रगड़ करके आपने मोटिवेट तो कर दिया है, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट में आता है और अपने लीडरान को लेस मोटिवेटेड और कम अजीब से कंफ्यूजन में देखता है, तो उसके मोटिवेशन पर भी असर होता है। जी, ये इंटरनल लड़ाई का मसला भी है। इस पूरी जिस जमात को आप सीएपीएफ कह रहे हैं या पैरामिलिट्री कह रहे हैं, बड़े ही कंफ्यूज दौर से गुजरी है और अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जी, मैं इसी पे आ रहा था। मैं विकास चंद्रा साहब, आपसे मेरा एक प्रश्न ये था कि आप लोग सीमा पे ज्यादा टाइम बिताए हैं सेना के, मैं मुकाबले की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी आवाज आ रही है, एक बार देख लें। नहीं, आई कैन नॉट हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है चंद्रा साहब। आप क्या करना होगा उसमें देखिए ऊपर। हाँ हाँ, आ गया। अब उसको अनम्यूट कर लीजिए। अब आ गया, अनम्यूट कर लीजिए बस। हाँ, अब आई आवाज। अब आप बोलिए, देखो। नहीं, वी कांट हियर यू। नो। मयंक साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने को अनम्यूट करके, अरे म्यूट करके फोन कर लीजिए और फिर थोड़ा इफ यू कैन जस्ट हेल्प हिम आउट। हम आगे चल रहे हैं तब तक। ओके। सूद साहब, एक चीज जो मेरा फिर से एक प्रश्न रह गया, और मैं एक इसलिए बता दूं कि मैं एक पब्लिक सेक्टर में काम करता था और वहां पे सीआईएसएफ थी, और बात मैं ये कर रहा हूं अराउंड 85-86 के आसपास की। मैं बड़े पब्लिक सेक्टर में था और मुझे वहां पे एक उसके कमांडेंट होके या जो उसके हेड होके एक आईपीएस अफसर साहब आए बिहार से। मैं वेस्ट बंगाल में था और मुझे, अच्छा वो सीआईएसएफ, भाई आज आप जो जहां ये एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ देखते हैं, बिल्कुल दूसरे वहां की सीआईएसएफ शक्ति। लेकिन ये जो आए थे ऊपर, हमारे प्रसाद साहब इनका नाम था, सम प्रसाद फ्रॉम बिहार, और वो 2-3 साल के डेपुटेशन पे आए थे। तो उनके लिए इट वाज मोर ऑफ अ पिकनिक एंड मोर ऑफ अ प्लेस कि जहां से थोड़ा पैसा ऐसा कमा के कैसे चलना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मटेरियल्स में था, उन्होंने ऐसी तबाही मचाई थी कि लोग सीआईएसएफ का नाम लेकर, अच्छा पता ये लगा कि वो सीआईएसएफ क्या है ही नहीं, वो तो
आईपीएस अफसर हैं, बिहार काडर से उन्होंने कोई जुगाड़ करके, क्योंकि मंत्री कोई उस समय था, वहां पोस्टिंग ले ली और उनका एक ही पॉइंट प्रोग्राम है कि कैसे पैसा कमाएगा। अब ये भी एक समस्या है कि अगर आपके काडर के ऑफिसर्स नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इट कॉम्प्रोमाइजेस क्योंकि मुझे क्या पड़ी है, मैं 2 साल आया हूं, मैं अपना करके निकल जाऊंगा। बारिंग असम राइफल्स में ठीक है, वो एक दूसरे तरह का है, लेकिन बाकी जगह तो मुझे लगता है काडर के अफसरों को ही करना चाहिए। सूद साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इसको, इफ यू कैन अनम्यूट। सूद साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे जो कार्डर्स हैं, अब ये बीएसएफ जैसे अब 50 साल हो चुके हैं, सीआरपीएफ 49 में रेज हुई थी, उसके 70 साल हो चुके हैं, इसी तरह आईटीबीपी 62। हमारे कार्डर्स अभी एडिक्वेटली स्ट्रांग और एडिक्वेटली एक्सपीरियंस्ड, परंतु ये कार्डर ऑफिसर्स ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो इन्होंने जो ग्राउंड लेवल से एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, जो जवानों के साथ, जैसे यदि मैंने कंपनी कमांडर के तौर पे मैं उनके पास 7 पोस्ट में रहा हूँ और मैंने जो वहाँ की लाइफ देखी है, उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो ग्राउंड पर प्रॉब्लम्स आती हैं और जो टेरेन की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब के बारे में इन जो बाहर से डेपुटेशन में आते हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। और आप मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूंगा, पर आमतौर पर जो भी ये व्यक्ति आते हैं, इनका या तो स्टेट्स में कोई इशू होता है या ये अपने होम स्टेट की डेपुटेशन पाना चाहते हैं और वहां पर आकर ये 4-5 साल की इनकी डेपुटेशन होती है, मैक्सिमम 5, उसके 7 भी हो सकती है अगर। तो ये इनको और आते हैं ये ऊपर के सुपरवाइजरी लेवल पे, डीआईजीज और ऊपर के लेवल पे, तो इनको ट्रूप्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। इनको उनके हमारे वर्किंग एथॉस की, हमारी ऑपरेशनल फिलॉसफी की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे मैं बीएसएफ में हूँ, तो उसकी क्या न्यूएंसेस हैं उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो इनके फोकस वो होते हैं कि इस फोर्स को पुलिस जैसा ही फंक्शनिंग होना चाहिए। वेरएज हम बीएसएफ स्पेशली और आईटीबीपी भी, इनफैक्ट सीआरपीएफ ऑल्सो, हमारे दूसरे रोल भी, हमारे वॉर टाइम रोल्स भी, हमारे बॉर्डर गार्डिंग के अलावा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स भी हैं, जिन रोल्स को पूरा करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट की बहुत एक बड़ी हमारे यहाँ इशू है, सिर्फ ऑफिसर्स लेवल पे ही नहीं। जैसा मयंक जी ने बताया कि हर लेवल पे सब इंस्पेक्टर एक है, वो तो शायद जल्दी बन जाता है, पर इंस्पेक्टर वो 10-10, 12-12 साल तक वो इंस्पेक्टर रहते हैं। एक असिस्टेंट कमांडेंट है, आते हैं, वो 10-10, 12-12 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट रह जाते हैं, प्रमोशन नहीं मिलती। जो हमारे 90% ऑफिसर्स कमांडेंट के लेवल पे रिटायर हो जाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम था जवानों के लिए, कांस्टेबल लांस नायक नायक बनते थे, वो पिछले 20-25 साल पहले वो उसको खत्म कर दिया। तो जवानों को, और उसका फायदा क्या हुआ, उसमें फायदा कुछ नहीं, 10-10 साल के बाद में एक स्कीम कहते हैं श्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, वो दे देते हैं, पर उससे उनको शायद तनख्वाह तो मिल जाती है, पर जो उनको स्टेटस की पहचान होती है, गांव में जाएंगे वो फीती वाला आ गया, या वो चीजें नहीं होती हैं। तो वो हवलदार, एक सिपाही हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 सन के भर्ती जवान अभी 2021 में जाकर वो हवलदार बन रहे हैं, 21 साल तक वो एक रैंक पर है। तो पर्सनल मैनेजमेंट एक बहुत मेजर इशू है। उसमें एक तो बाहर से आने वालों को इथॉस का नहीं पता, वो है। दूसरा, इन फोर्सेस में बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ, स्पेशली 90s के बाद में। वो रैपिड एक्सपेंशन हुआ, उससे कुछ समय तक तो प्रमोशनें बड़ी रैपिड हुई, पर अब रुक गई हैं। तो अब उसको एक टिंकरिंग होती है, कैडर मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें ऊपर के लेवल पर वैकेंसीज बढ़ाई जाती हैं और जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता, व्हाट यू कैन से कि स्टैग्नेशन को पोस्टपोन कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पोस्ट ए पर स्टैग्नेट हो रहा था, वो पोस्ट बी पर जाकर स्टैग्नेट हो जाता है। और जैसे क्योंकि नीचे वाली पोस्टें सरेंडर करके ऊपर वाली पोस्टों पे जाते हैं,
तो ऊपर वाले पोस्ट फिर जो बाहर के डेपुटेशनिस्ट हैं वो ले लेते हैं। तो एक पर्सनल मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा इशू। दूसरा, मैं जो ट्रेनिंग के बारे में जो मयंक ने बात करी थी उस पर मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। हमें ये आजकल पता नहीं लग रहा कि हम एक गोली एक दुश्मन वाली ट्रेनिंग करें या हम यूज ऑफ मिनिमम फोर्स वाली ट्रेनिंग करें। हमें जब जो बांग्लादेश बॉर्डर पे हम लोगों ने बीजीबी के साथ में एक कोऑर्डिनेटर बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान उनके साथ साइन की हुई है, जिसमें रिक्वायर्ड ये है कि हम लोग मिनिमम फायर का इस्तेमाल करें। कई चीजें हैं उसमें, एक ये है जिससे कि उनकी कैजुअलिटी ना हो। उनके जो स्मगलर्स हैं, हम तो उनको कैटल स्मगलर बोलते हैं, वो उनको कैटल ट्रेडर बोलते हैं। तो उनकी और अगर उनके यहाँ एक अगर बांग्लादेशी मर जाता है बॉर्डर के ऊपर में, तो हमारी तो उनके यहाँ तो जो प्रॉब्लम होती है उनकी सरकार हिल जाती है एक बंदा मरने। हमारे यहाँ की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस सबके सब मिलकर एक बीएसएफ के ऊपर जोड़ पड़ती हैं। तो हमें और हमारे यहाँ ये हुक्म दिया गया है कि आप नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब आप जैसे हरिदासपुर का इलाका है, रिवराइन इलाका है, अगर आप वहां पर रात के समय में जाएं तो आप देखेंगे कि 3-4 जवानों की एक टोली वहां पर बॉर्डर के ऊपर खड़ी है और नदी के थ्रू 1000 कैटल्स, जिनको 100-200 कैटल स्मगलर हाँक रहा है, हाथ में उनके बर्छे हैं, हाथ में उनके भाले हैं, वो करता हुआ जा रहा है। ऐसा सीन क्रिएट होता है वहां पर। तो वो एक ट्रेनिंग डायलेमा है। अगर वहां पर जवान फायर खोल देता है तो कई केसेस ऐसे हैं जिनमें उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुए हैं या प्रपोज हुए, बाद में का रिलीज हो गए, तो वो बात और है। नॉन लीथल वेपन से उनको असर नहीं पड़ता, वो ठीक है, वो आपको चिढ़ाते हैं बल्कि कि हमें पता है तुम लोग कुछ नहीं। तो एक ट्रेनिंग डायलेमा बहुत है। दूसरा, आप जब इंटरनल सिक्योरिटी में हम आते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी डायलेमा है। जब माओइस्ट एरिया में तो चलिए हम इंसर्जेंट से लड़ाई लड़ रहे हैं या कश्मीर में इंसर्जेंट से, पर कई जगह पर पब्लिक डीलिंग है। अभी जैसे बंगाल के इलेक्शन में बूथ के ऊपर में सीएसएफ या किसी फोर्स ने मार दिए थे 4 जवान। तो क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, पर उनकी ट्रेनिंग है, उनके हाथ में हथियार है, एक गोली एक दुश्मन की उनको सिखलाई है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, उसका एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। एक हमें नॉन लीथल करेक्शन, मिनिमम यूज ऑफ मिनिमम फोर्स के कॉन्सेप्ट को सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं, हमें उसको प्रैक्टिकल तौर पर भी हमारे जवानों को समझाने की जरूरत है। हम डिसिप्लिन इनकलकेट कर देते हैं उनको ड्रिल से, बट हम उनके अंदर का, जब हमारे ऑफिसर्स का, हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का इनिशिएटिव किल कर देते। तो जैसे मैंने बताया, सिनेरियो बताया कि 4 जवान खड़े हैं, वहां पर उनको उनका कमांडेंट या कंपनी कमांडर तो गाइडेंस नहीं दे सकता, वहां पर उस जवान को ऑन स्पॉट डिसीजन लेने हैं। वो इनिशिएटिव हम लोग, हमारी जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, उस ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से हम उस इनिशिएटिव को किल कर देते हैं। और फिर बाद में जब जो घटनाएं हो जाती हैं, कहीं पर कई लोग मारे जाते हैं, एक साथ एक एम्बुश में 50-60 लोग मारे जाते हैं, रोज वही गलतियां रिपीट होती हैं, बिकॉज वी हैव किल्ड द इनिशिएटिव ऑफ आवर जवान्स बाय इम्प्रॉपर ट्रेनिंग और बाय ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ सुपरवाइजरी अथॉरिटी इन द फील्ड। सो हमारी फोर्सेस को इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं बहुत खुश हूं कि मयंक ने ये एस्पेक्ट को इस बातचीत में लाए इस चीज जी जी। मैं विकास चंद्र साहब आपसे एक चीज समझना चाह रहा था। हाँ, मैं देखिए वो हो गया, चेक कर लें एक बार हम लोग। कैन यू हियर मी नाउ? यस, लाउड एंड क्लियर, थैंक यू। मैं आपसे एक प्रश्न मेरा ये था, सीमा पर ज्यादा टाइम आप लोग रहते हैं और अगर कभी लड़ाई खुदा ना खास्ता हो भी गई तो लड़ाई खत्म होने के बाद आप फिर आ जाते हैं, भाई आप ही उसको करते हैं।
लेकिन ये सारे, अब आप डिफेंस हमारे बॉर्डर्स की कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों का विभाग होम मिनिस्ट्री में क्यों है? क्योंकि एक जमाने में मान लीजिए असम राइफल्स तो फॉरेन मिनिस्ट्री में था, फिर ये कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई आप पार्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस हैं, उस आप लोगों को होम मिनिस्ट्री में क्यों किया हुआ? मतलब लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक? इसको इस तरीके से समझा जाए कि बीएसएफ के रेज होने से पहले जो स्टेट पुलिस थी वो ही बॉर्डर गार्डिंग करती थी, उनकी आर्म्ड पुलिस बटालियन जो थी वो बॉर्डर गार्ड करती थी। ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पुलिस का होता है, राइट अप टू बॉर्डर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पुलिस का है। वहाँ जो एक्टिविटी होती है वो सारी पुलिस रिलेटेड एक्टिविटीज चलती रहती हैं सालों भर। वार कभी एक आध बार होगा, मैं जनरल बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात राइट अप टू J&K। लेकिन इसको समझना होगा कि मतलब जब बीएसएफ को रेज किया गया, कुछ स्टेट पुलिस फोर्सेस का कुछ कमी देख करके ड्यूरिंग 65 ये मतलब बीएसएफ के बारे में ऐसा सोच आया, जो हमारे लीडरान थे, और उन्होंने बीएसएफ को एक फोर्स के रूप में रेज किया और इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर रखा। तो ये तो बेसिक मतलब जो कंसेप्ट है वो ये है। जहाँ तक डिफेंस का बात है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो बीएसएफ और आईटीबीपी या whoever is border guarding and they are in a conflict zone, they will be placed under army ops control and they will work with complete synergy. We are working in fact in J&K, जम्मू में जो एरिया है अखनूर एंड बियॉन्ड, और उधर होल ऑफ कश्मीर जो है LC, so we are working with army with complete synergy. There is no question of any lack of synergy. लेकिन जम्मू जहाँ वर्किंग बाउंड्री है और उसके बियॉन्ड पंजाब वगैरह इसको ले लें तो यहाँ मतलब फोर्स जो है वो पुलिस जुरिसडिक्शन में काम करती है और जो भी कार्रवाई होती है वो सब होती है। दिस इज हाउ इन नटसेल आई कैन एक्सप्लेन। जी, मैं आईजी सिंह साहब आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए स्पष्ट पूछ रहा हूं कि ये बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं, हो सकता है आपके सामने ना पूछे, कई कारणों से ना पूछे। अभी हाल के दिनों में जैसा वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, उसके पहले भी वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको पकड़ने के लिए यहाँ से कौन सी सीआरपीएफ चली जा रही है, तो उधर से वो आईबी के उसको बाहर से उन्होंने घेर लिया है, तो क्या क्या तमाशे हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए ये आपसे कह रहा हूं कि अभी बीजेपी के एमएलए को सेंट्रल फोर्सेस जाके वहां उनको सिक्योरिटी गार्ड, मैं तो पर से इसके अगेंस्ट ही हूं कि एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड गेट अ पीएसओ। अगर इतना दम नहीं है तुम इलेक्ट होके आए हो, व्हाई यू नीड अ पीएसओ? खैर, ये तो एक बेसिक फिलॉसफी की बात है। इससे आपको कहीं ये लगता नहीं कि ये, मैं इसीलिए मैंने कहा कि होम मिनिस्ट्री में होने से कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल यूज होने लगता है। आप मानिए या ना मानिए वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को यहां बैठ के लगता है कि देखो ये वहां पे हो गया। क्योंकि अगर आप सारे देश में सबको सीआरपीएफ का वो दे देते प्रोटेक्शन कि सारे एमएलए को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। एक जगह जहां आप इलेक्शन हारे हैं वहां आपने दे दिया, तो एट टाइम्स मुझे लगता है कि ये शायद जाती है आप लोगों के साथ। आप ठीक बोल रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कंट्रोल करता है पूरी ये डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। स्टेट पुलिस नहीं करती है उस समय। स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन जरूर होता है, और एज यू नो कि स्टेट पुलिस जो होती है वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होती है विद द रूलिंग पार्टी। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी पावर में है और अगर वो वहां पर इलेक्शन लड़ रही है तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन कि उनको यकीन नहीं है स्टेट पुलिस के ऊपर, इसलिए न्यूट्रल फोर्स एक दिया जाए, इम्पार्शियल फोर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए दिया जाए। और ये देने से पहले इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आती है, स्टेट इंटेलिजेंस और अपनी आईबी की फोर्सेस की भी, कि थ्रेट है कि नहीं है, थ्रेट परसेप्शन क्या है उनका। और अगर थ्रेट परसेप्शन है
तो सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी दी जाती है, स्पेशली इलेक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन इन्वायरमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने बोला आपकी कि सेंटर में अगर कोई भी पार्टी होगी ABCD, और क्योंकि CRPF और BSF और सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो दे आर अंडर MHA, तो वो उनको यूज करेगा अपने फायदे के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। मैं मांगी आपसे एक चीज और, क्योंकि व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट, थोड़ा गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का वो समझा दीजिए, क्योंकि 21 अगर परमवीर चक्र आर्मी में मिले हैं, आर्मी और एयरफोर्स को मिला के, तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूं कि उससे कम वीरता कई जगह इन लोगों ने दिखाई होगी। क्योंकि देश अगर आज सुरक्षित बैठा है, मैं और आप इस पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भी खून बहाया है। वो इनका गैलेंट्री अवार्ड क्या है? इज देयर एनी गैलेंट्री अवार्ड फॉर दीस फोर्सेस? गैलेंट्री की बात करने से पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। मैं हरियाणा गया था और मेरा मकसद था गांव के लोगों के साथ साथ उन शहीद परिवारों से मिलना जो अलग अलग जगह जाकर के, शहीद शब्द मतलब वो परिवार जहां जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनसे जाकर के मिलना था, उनके परिवार, उनके हालात, मानसिक सोच। क्योंकि मैं एक आम आदमी के लिए चाहता था कि उसको वो रिफ्लेक्शन मिले कि एक आम आदमी कैसे सोचता है जमीनी तौर पर। तो मैं पहुंचा, ये शहीद शब्द का बड़ा अजब सा इस वक्त लड़ाई चल रही है कि वो सही है टेक्निकली कि नहीं है, बट मेरा जो उपयोग है वो उस व्यक्ति के लिए जो शहादत देता है। मैं एक गांव में पहुंचा हरियाणा के, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति फावड़ा लेकर के और कंधे पर गमछा डाले हुए और नाली की सफाई कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि फला जो व्यक्ति है वो कहाँ उनका घर होगा? तो उन्होंने कहा, अरे वो जो शहीद हुए थे, उन्होंने कहा आगे चले जाइए, पीपल का पेड़ है, वहां बाएं मुड़ना है आपको। तो हम आगे बढ़े तो जरा सकरा रास्ता था, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो वहां 2 बच्चे मिले हमको। उनसे भी मैंने वही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा जो जिन्होंने देश के लिए जान दी है, वो CRPF का जवान था। मैं पहुंचा तो वहां देखा उसकी मूर्ति बन रही है और वहां एक पॉलिटिक्स चल रही थी कि उस मूर्ति को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, जो कि एक बड़ा गांव में ये सब रवैया होता है कि भाई अगर वो कास्ट पॉलिटिक्स है या जिसका पावर है तो वो पंचायत की जमीन पर लगाएगा, नहीं अपनी जमीन पर लगाएगा, उसकी मूर्ति कौन देगा, ये सब गांव में अलग चलता है। लेकिन जो वर्ड मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए जो दान दे रहा है ना, वो देश के लिए शहीद हो रहा है। वो वर्दी मतलब मायने नहीं रखती है। एक बच्चा उसी दौरान, जो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, गाड़ी में उस बच्चे को, 12वीं के बच्चे को मैंने बैठाया था, तो वो बच्चा हरियाणा का बच्चा है, सोचिए। वो बच्चा मुझसे 12वीं कर रहा था। मैंने पूछा बेटा करोगे क्या आपको? तो वो 12वीं का बच्चा बोलता है कि मैं नेवी ज्वाइन करूंगा। बहुत खुशी की बात है कि उस बच्चे को नेवी का पता था, हरियाणा लैंडलॉक स्टेट में है वो। लेकिन मैंने पूछा अच्छा बेटा CRPF, BSF, ITBP सुने हो तुम? बोले नहीं मैं नहीं जानता, हमको चाहिए नर्सरी वही सर, और आर्म फाइट करनी है इन लोग को जाकर के, वही जो ड्रिल्स होती हैं, कवायद होती है, वही सारी उपयोग होती है। हम पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग भी आजकल सब कुछ वही रखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, अब ये डिफरेंस समझाना है कि जो शहादत है ना, वो देश के लिए वो बटी नहीं है सर, उस आम आदमी के लिए महकमों में बटी थी। ऊपर जो महकमा निर्णय ले रहा होता है फॉर व्हाटएवर पर्पसेस, इट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, और मे बी द पोजिशनिंग ऑफ द फोर्सेस, ये आम आदमी की नजर में नहीं बढ़ती थी। लेकिन जो तमगे हैं और जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, उनमें कोई बटाई नहीं है। BSF में भी महावीर चक्र जीता हुआ है। अशोक चक्र जो है वो हमारे CRPF के जवानों ने भी जीता हुआ है। हमारे ITBP के जवानों ने भी चक्रा सिद्धि से जो भी जितने भी ऊंचे पदक हैं वो उनको दिए गए हैं। तो ऐसा उस लेवल पर बिल्कुल नहीं, उनको भी महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब चीजें। अब वॉर टाइम एक्सेप्शनल सिनेरियो में 21 की परमवीर चक्र है, तो उस पर डिस्कशन मेरा कोई वो नहीं है। मिल भी सकता है जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो, क्योंकि वो BSF कारगिल में भी थी तो चीजें शुरू हुई थी लोग। और अभी LC पर जैसा सूद सर ने बताया कि LC पर भी वो बाकायदा मिलजुल कर चीजों को संभाल रहे हैं और वहां इन्फिल्ट्रेशन, फायरिंग, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, वो सारी चीजों को हैंडल करते हैं। जी सूद साहब, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। अभी
एक इतना बड़ा देश के सामने कोविड का एक बड़ा एपिडेमिक है, मतलब पूरा देश त्राई त्राई कर रहा था। और ये फैक्ट बात है, आज की तारीख में कोई कुछ कहे, वो हम लोग के हाथ से उसका मैनेजमेंट निकल गया था। वी वर नॉट एबल टू हैंडल इट, मतलब कम से कम शहरों में हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उस समय एक ट्रेन्ड फोर्स हमारे पास थी, हमारे पैरामिलिट्री थी, हमारी फौज थी, इनका कहीं यूज नहीं किया गया। और मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है, जैसे भाई ये कहा गया कि इसको हम फौज को इंसुलेट करके रख रहे हैं। मेरे ख्याल में फौज या पैरामिलिट्री, आप लोगों की ड्रिल इतनी होती है, आप जानते हैं कि आपको कैसे इंसुलेट करना है। अगर आप यहाँ इंसुलेट है तो कल के दिन लड़ाई हो जाती है, तो वहां पे भी तो आप एक्सपोज हो रहे थे कहीं ना कहीं। मुझे इसका समझ में नहीं आया कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आप बेहतर प्लान कर सकते थे। अगर यहाँ शमशान में लकड़ी नहीं है तो सरकार कैसे कैसे लकड़ी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई आप लोगों को क्यों नहीं यूज किया गया था, व्हाट वाज द रिलक्टेंस? देखिए, मेरे ख्याल में जो यूज हुआ, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का भरपूर यूज हुआ है। यहाँ पर भी, दिल्ली में भी जो हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल्स बने थे, वहां पर हमारे सारे सीपीएमएस के मेडिकल अधिकारी, नर्सिंग असिस्टेंट्स, ये सब लोग वहां पर जाके उन्होंने काम किया और जगह जगह पर काम किया। हमारे यहाँ पर कोविड सेंटर्स बने। हमारा नजफगढ़ के पास में चावला है, वहां पर जो शुरू में कोविड सेंटर बना, लोग आए, तो इस तरह से इस्तेमाल किया गया। पर अगर आप ये सोचते हैं कि बीएसएफ को बॉर्डर से निकाल कर कोविड में लगा दिया जाए, तो ये तो बहुत अच्छा प्रोपोजिशन नहीं है, बिकॉज बॉर्डर की एक सैंक्टिटी है बॉर्डर के ऊपर, अगर उसकी विजिल कम हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि सीआरपीएफ को निकाल के कर दिया जाए, तो माओइस्ट एरिया में तो लड़ाई तो जारी है, कश्मीर में भी लड़ाई जारी है, जहां जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो तो वो हैंडल कर ही रहे हैं। और तो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया। और जहां पर जैसे आईसीपीज और लैंड कस्टम स्टेशन हैं, तो वहां पर भी हमारे फोर्सेस ने काम किया। जो एंट्री एग्जिट वहां पर इंटरनेशनल ट्रांजिट होता है, उनको ध्यान देने में, उनको आइसोलेशन करने में, सिक्योरिटी के अलावा ये सारे काम किए। हमारी पोस्टों में बीओपीज ने हमारे आसपास के गांव में जो हैं, वहां पर उन्होंने उनकी काफी देखभाल करी। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी में हमारी फोर्सेस ने, जहां पर भी हमारी सीओबीज हैं, कंपनी ऑपरेशन बेसिस, उसके आसपास जो गांव हैं, रिमोट एरियाज में जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां पर उन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड करी, फर्स्ट एड प्रोवाइड करी, उनको इवैक्यूएट किया गया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो ये सारी चीजें इस तरह से की गई। इसका एक बड़े तौर पर एक प्रोजेक्शन शायद नहीं हुआ होगा, जिसकी शायद मुझे लगता जरूरत भी नहीं थी, पर इंटरनली ये सारे काम हर लेवल पे, अपने अपने लेवल पे कमांडर्स ने किए हैं, हर इलाके में इन्होंने। मैं एक चीज पूछ लूं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि जैसे ऐसा लगता है कि जो ऑक्सीजन को लेके जो अफरा तफरी हुई, वो अगर एक डिसिप्लिन फोर्स रहती, वो शायद उसको बेहतर हैंडल करती। जो भी हुआ यहाँ पे, वो कहीं कोई लेके भागा जा रहा है, कोई इधर भाग गया, कोई इधर। एक दूसरा जो फ्यूनरल था वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हुआ। वो जो एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए टू अ डेड बॉडी, उसको नहीं दिया गया। ये इस दो जगह के लिए स्पेशली। और जहां तक बात यह है ना, देखिए सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, सीआईएसएफ तो थी ना, आप बेसिक मिनिमम, आपके बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, आपका इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन में तो सीआरपीएफ आप लगाते ही है ना, कहीं से तो आप विड्रॉ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्हाटएवर जनरली कहा यह गया कि भाई देश की सुरक्षा, इनको इंसुलेट करके रखा जाएगा, ऑफिशियली नहीं, लेकिन एक इस तरह की बात हुई। मुझे लगता है कि उस समय बहुत बड़ा, क्योंकि देश के जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या देश और क्या परदेश। तो पहले आदमी को तो आप प्रोटेक्ट करके रखते, फिर उसके बाद देखा जाता, क्योंकि फोर्सेस थी, आपके सारे एयरपोर्ट बंद थे, आपकी सारी सीआईएसएफ वहां थी, मिनिमम से एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जो भी सीआरपीएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, वो मैं इस रेफरेंस से कह रहा था, क्योंकि अभी भी हम लोगों को फौज के वर्दी वालों पे ज्यादा ट्रस्ट है एज कंपेयर टू नॉन वर्दी वाला। आपकी बात ठीक है, शायद सीएसएफ का और इस्तेमाल हो सकता था,
जो एयरपोर्ट्स पे, बट बाकी फैक्ट्रीज में, बाकी पब्लिक सेक्टर्स में तो वो भी डिप्लॉयड थे ना, वहां तो सिक्योरिटी चल रही थी। इसके अलावा स्टेट्स के पास में कई स्टेट आर्म पुलिस बटालियंस हैं, कई इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं। तो स्टेट्स अगर इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते तो शायद जो आप कह रहे हैं उनकी नौबत ना आती, ना आनी चाहिए थी। स्टेट्स के पास जो रिसोर्सेज है, हमारी प्रॉब्लम यही है आजकल, जो इंटरनल सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम यही है कि जरा सी बात होती है तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्विजिशन कर दी जाती है, उसको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जो नॉर्मल करनी चाहिए उसको भी रॉयट में कन्वर्ट करके रिक्विजिशन। सो स्टेट्स के पास में, मेरे ख्याल में हर स्टेट में, इफ नॉट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के एक बटालियन तो होगी। इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं, इस तरह की कई फोर्सेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए। इन सब चीजों को, इन्हीं फोर्सेस को शमशान घाटों पे और ऑक्सीजन वगैरह की रेगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं थोड़ा आपके इस कोविड के सवाल से थोड़ा सा हटके एक और चीज पे ध्यान लाना चाहता हूँ, नॉर्मल जिसमें मार्च से लेकर मई के शुरू तक हमारे यहाँ 2 महीने तक इलेक्शंस हुए 5 स्टेट्स में। एम आई राइट? मार्च से ही हुए ना कि फरवरी से हो गए थे? फरवरी से हो गए थे। अब मैंने एक जगह पता किया तो उस पर्टिकुलर एरिया में बीएसएफ की ऑलमोस्ट 1/3 फोर्स विड्रॉ करके इस चुनाव के लिए लगी हुई थी। ये भी काम कर रहे हैं और साथ साथ में अगर हम इसका भी काम करें तो मुझे लगता है कि इफ नॉट 1/3 तो 1/6 तो फोर्स और निकालनी पड़ेगी। तो बॉर्डर की क्या रह गई? जो वहां की हम जो विजिल रख रहे हैं वो तो डाइल्यूट हो गई ना। सो मैं इस चीज को इसलिए मेंशन किया कि हमें चाहिए कि बॉर्डर जो कारगिल की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट का पालन है वो थोड़ा और मजबूती से करना चाहिए हमें। अगर आप 1/3 कर देंगे विड्रॉ तो हमारा पूरा ट्रेनिंग साइकिल, हमारी पूरी पर्सनल मैनेजमेंट, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम्स जो बॉर्डर के हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और ऊपर से अब हमें तो सीआरपीएफ भी हमारी सिस्टर फोर्स है, तो हमें अब एमएलएस को भी करना है, हमें अब स्टेट बाउंड्रीज भी गार्ड करनी है। तो हम एक तरफ तो जब 1965 में हमारी सीपीएमएफ की स्ट्रेंथ 60-70 हजार 80 हजार रही होगी, अब हम 10 लाख के करीब पहुंच गए हैं। तो इस तरह से तो हमें मेरे ख्याल में 20-25 लाख, और इसके बावजूद हमें शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। आप समझ रहे हैं? हम जब मैंने ज्वाइन करी थी 1977 में बीएसएफ, तो एक हमारी 77 बटालियन थी 1000 नफरी की। आजकल हमारी 200 बटालियन है जिनकी नफरी 1300 के करीब है। तो अब इन 40 सालों में हमारी नफरी अगर कहें तो 3 गुना 3.5 गुना, क्योंकि बटालियन के अंदर भी स्ट्रेंथ, बटालियन के फिगर में शायद 2.5 गुना फर्क हुआ, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ में तो शायद 3-4 गुना फर्क आ गया। तो इस तरह की अगर हमारे यहाँ माहौल बनता जा रहा है कि हमें हर चीज के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस चाहिए, तो हम किधर जा रहे हैं? हम एज अ नेशन व्हाट डायरेक्शन आर वी टेकिंग? आपने बिल्कुल सही कहा, इन प्रिंसिपल एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्यों सिक्योरिटी की जरूरत है? अगर वो अपने इलाके में काम कर रहा है ढंग से, बिक नहीं रहा अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वो उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो पॉपुलर होगा। हम भी तो बटालियंस में रहते हैं, हम जवानों को सजा भी देते हैं, जवानों को प्यार भी करते हैं, पर हम क्या सिक्योरिटी लेके घूमते रहते हैं? नहीं। हम शायद एक व्यक्ति हमारे साथ रहता है हम जब बॉर्डर पे जाते हैं, जिससे कि अगर कोई हमारा जो रनर होता है, समझ लीजिए हमारा रेडियो ऑपरेटर होता है हमारे साथ, हम ताम झाम लेकर थोड़ी चलते कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं,
अगर हम अपने पास सिक्योरिटी रखेंगे तो वो फिर हम बॉर्डर से निकालेंगे। तो ये इस चीज पर मुझे लगता है कि सरकार को एक ध्यान देने की जरूरत है। इलेक्शन मान लिया, पार्लियामेंट मान लिया, स्टेट असेंबली मान ली, अब तो हमें टीटीसी, त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल्स, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कश्मीर में, पंचायत के इलेक्शन वेस्ट बंगाल में, इन सबों के लिए भी हमें निकालना पड़ता है। तो वेयर आर वी हेडिंग? शुड वी नॉट कम बैक टू अ स्टेट where the democracy is actually functioning, where the dialogue takes place instead of violence, which is sorry for use of English, but जहाँ पर violence की बजाय एक dialogue से हम सुझाव, मसलों का सुझाव निकालें। तो ये मैं हाईलाइट करना चाहता था, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो मुझे लगा नहीं, मैं उसका मैं एक रिएक्शन दे दूं एज अ सिविलियन। मुझे इस सारी व्यवस्था में आज भी उस वर्दी वाले के ऊपर फेथ है और आई हैव अ ट्रस्ट। बाकी जो स्टेट पुलिस हैं, जो आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेस सेड देन बेटर। और खास करके आप हिंदी हार्टलैंड से अगर आ रहे हैं तो बुरे हाल हैं उसके। मैं एक किस्सा छोटा सा आपको बस बता दूं। बिहार में एक डीजीपी साहब रिजाइन किए, रिजाइन करने से पहले ही बता दिए मुझे इलेक्शन लड़ना है। पिछली बार वो पांडे जी, और एक सब इंस्पेक्टर ने भी किया। सब इंस्पेक्टर को टिकट मिल गया, इन बेचारे को नहीं मिला, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ज्यादा कच्चा चिट्ठा जानता रहा होगा नेताजी का कि वो क्या क्या करते हैं। ये डीजीपी साहब को टिकट नहीं मिला, अब ये जाके शायद मथुरा अथुरा में कुछ भजन वजन कर रहे हैं, आजकल उनका आ रहा है। तो मेरा सबमिशन ये है कि हमें इन चीजों को एम्पावर करना चाहिए। हमें हमारी पुलिस को एम्पावर करने की जरूरत है, हमारे स्टेट्स को एम्पावर करने की जरूरत है, ना कि हम सेंट्रलाइज करते चले हैं हर चीज को। एक मैं आईजी सिंह साहब, आपसे एक ऐसा सवाल है जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई इसका आंसर नहीं मिला था, और एंड यू आर फ्री नॉट टू आंसर। एक खाने की एक वीडियो वायरल हुआ था, हो सकता है वो गलत हो सकता है फैब्रिकेटेड हो सकता है फेक हो, जिसमें एक खाने की कंप्लेन एक कोई बंदा करता है और उस पे सख्त कार्रवाई हो जाती है, शायद उसको निकाल भी दिया जाता है। हम सब लोग जितना भी कह लें, जो आदमी अपनी जान दे रहा है और किसी भी जगह का दे रहा है, वो किसी भी फोर्स का हो, खाने की कंप्लेन अगर किसी ने कर दी, उसको ठीक है, उसको कम ड्यूटी दे दो। आज की तारीख में नौकरी इज अ इशू, आप उनको कोई और ऐसी ड्यूटी पे लगा दो आपको लगता है। लेकिन क्या नौकरी ले लेना आपको लगता था कि कुछ ज्यादा ओवर रिएक्शन नहीं था? अगर किसी ने खाने कंप्लेन की, उसने कोई और कंप्लेन नहीं की थी कि अफसर ने मुझे डांटा मारा वो, लेकिन खाने का अगर उसने क्वालिटी कहीं खराब हुई है, अगर आपको याद हो 40s में जो म्यूटनी हुई थी, नेवल म्यूटनी इन बॉम्बे, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। वहां के जो भी सीओ साहब थे, वो फूड में नहीं देखते थे, जवानों की देखभाल करते थे। तो इसका आपको कुछ लगेगा कि जो भी अफसर कंसर्न थे उनके ऊपर भी कार्रवाई कुछ हुई थी कि नहीं हुई थी, कि सिर्फ जवानी को बलि चढ़ा दिया गया? एवी सिंह साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस में जवानों के खाने के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है, ये आप बात मान लीजिए। जी जी। मैं करीब 10 साल कमांडेंट रहा हूँ, बटालियन भी रेज करी, बटालियन ने कमांड भी करी, और हमारा सब अफसरों का जो फोकस होता है वो ये होता है कि जवानों को खाना बढ़िया तरीके का मिलना चाहिए, फ्रेश खाना हो, और इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए खाने की तरफ से। खाना और उनके जो पहनने के लिए जो यूनिफॉर्म है, इस तरह की आइटम जो होती हैं, कोई भी विजिटिंग अफसर आता है तो सबसे पहले इन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उनके शौचालय की जगह कैसी है, उनके नहाने धोने का सारा इंतजाम है कि नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी के तौर पे इसको लिया जाता है। अभी जब आप बोलते हैं कि किसी ने अपना वीडियो वायरल कर दिया और उसने ये बोला सब खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो मेरा उसके ऊपर आपको ये 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिएक्शन देता हूं कि वो डिसग्रंटल्ड आदमी होगा, शायद वो इनडिसिप्लिन्ड आदमी होगा, नहीं तो उसका ये कार्रवाई ठीक नहीं, कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब उसके पास प्लाटून कमांडर है, सेक्शन कमांडर है, कंपनी कमांडर है,
उसके कमांडेंट साहब हैं, साथ में डीआईजी साहब भी हैं, इतने अफसर आप उसके पास हैं, तो वो एक वायरल वीडियो करके एक वो बनना चाहता है, हीरो टाइप बनना चाहता है। ये मेरे ख्याल में कुछ इसके पीछे कुछ और बात होती है जो कि वो शायद बताना नहीं चाहता है। और ये एक मीडिया लेता है आजकल, ये जो मोबाइल है ये हैंडी है, और इसके ऊपर कोई भी अपना कोई भी कुछ लिख के बोल सकता है। और एक डिसिप्लिन्ड फोर्स के अंदर ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक, नहीं, पॉइंट टेकन, मान लिया, पॉइंट टेकन। मैं चलते चलते विकास चंद्र साहब आपसे एक अंतिम प्रश्न बिफोर वी रैप अप। जैसे फौज में एक सीडीएस अब बन गया है, क्योंकि ये था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में एक समन्वय रहेगा और एक सीडीएस यूनिटी ऑफ कमांड के लिए। आपको क्या नहीं लगता है इट इज हाई टाइम दैट वी मस्ट हैव अब उसका नाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, सीडीएस टाइप का कोई एक जो इन सेंट्रल आर्म पुलिस को या पैरामिलिट्री को का एक कोई तो हो ऊपर? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने पिछले सवाल के दौरान कहा था कि जब बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिसेस हो जाती हैं और उसके बाद आर्मी का काम खत्म हो जाता है तो फिर आप चले आते हैं। तो क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या आईटीबीपी या जो भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, they will remain on border whether it is war or whether it is peace. They will never come back. They will be reinforced. They will fight the war along with, and that is why they are treated as first line of defense. तो इसको मतलब इस तरीके से देखना होगा। ये नहीं होता है कि अगर वार स्टार्ट हो गया तो बीएसएफ विल कम बैक एंड आर्मी विल टेक ओवर एंड दे विल डू द जॉब। जहां तक डिफेंसिव बैटल का सवाल है, वो डिफेंसिव बैटल वी हैव टू फाइट टुगेदर wherever there is offensive also, and if we are needed we are there to be with them. So ये बड़ा क्लियर है कि मतलब at that point of time we are trained for that. We are I mean fully in the same way we can fight it out. अब दूसरी सवाल जो आपने कहा है सीडीएस का, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अगर बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन हो जाए एमएचए में और इधर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन हो जाए, तो आई थिंक दैट एंड इफ दैट टेक्स ऑफ दीज कंसर्न्स इज गुड इनफ। एक अलग से कोई जितना पोस्ट आप ऊपर बढ़ाते जाएं उतना डाइल्यूशन होता जाता है। बहुत ज्यादा पोस्ट बढ़ाने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, और मैं समझता हूं कि आई हियर जी, थैंक सो मच। मिस्टर आनंद, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो सीडीएस वाला आपने कहा, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, मुझे लगता है उनके लिए सीडीएस की आवश्यकता है, बिकॉज वो एक कोऑर्डिनेटेड वॉरफेयर वो लोग कर सकते हैं। हमारे केस में शायद इस चीज की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज हमारे रोल्स डिफाइंड है। जब मैंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी थी, उसमें था कि वन टास्क वन फोर्स के अलावा एक और था, वन बॉर्डर वन फोर्स। So BSF is for Indo-Bangladesh, ITB, and our terrain, our role, the terrain where we are functioning, the terrain including the population living there, crime pattern वहाँ का, और जो challenges अलग अलग borders के हैं वो अलग अलग होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर बॉर्डर गार्डिंग या सीपीएम सीआरपीएफ का रोल बिल्कुल ही फर्क है। यहाँ पर एक ऐसी किसी उसकी जरूरत होगी। बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन एक एमएचए के अंडर है, जिसमें शायद बॉर्डर मैनेजर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी ग्राउंड लेवल पर नॉलेज है, उनके लोग कम हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होनी जरूरी है बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन में, जिससे कि ग्राउंड लेवल के इनपुट्स आए। तो मेरा ये इस इन एडिशन टू व्हाट मिस्टर विकास चंद्रा सेड, मैं ये इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। मैंने सोचा आपको बिफोर वी रैप अप ये बोल दूं मैं। फेयर एनफ। मयंक, आप कुछ लास्ट वर्ड? स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी की जो को रखा गया था, बच्चे सोचा ये गया था कि वो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे,
और वो ग्रेजुअली वो भी डाइल्यूट हो गया है एक्चुअली। और जैसा सूद सर ने बताया, वन फोर्स हो या बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज अलग, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज अलग, ये दो अगर महत्व बनाया जाए तो हो सकता है। 91 तक हमारे पास राजेश पायलट लास्ट मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी केस है, वो एक और तरीका है, ये तरीके हुए हैं, इस पर डिस्कशन हुए हैं और इसको हमें मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और चीज है कि ट्रेनिंग एस्पेक्ट को लेकर के अभी हमको चेंजेस लाने की जरूरत है। और लेकिन तेज बहादुर वाला मसला मुझे 2 मिनट बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत आप इतना वाइडर आपके ऑडियंस है, उनके सामने जाना बहुत जरूरी है। जो विजुअल दिखता है वो ऐसा नहीं आना चाहिए कि एक जवान है जिसके पास हु इज नॉट एम्पावर्ड, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विक्टिमाइजेशन हो रहा है उसका। तो हुआ क्या था, बड़े ही गलत तरीके से हैंडल किया था बीएसएफ ने उसको। हुआ जैसे ही उसका वो वीडियो वायरल हुआ, तुरंत एक डीआईजी साहब आए और उन्होंने कहा कि हम उसकी कार्यवाही करेंगे। ये तरीका नहीं है, कार्यवाही नहीं करेंगे, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या सही है क्या गलत, जो गलत पाया जाएगा, शब्दावली बहुत आवश्यक है, जो गलत पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी सर। तो पहले से डिसीजन ना दिया जाए। भाई आप डीआईजी हैं, आप कमांडेंट, यू आर लाइक अ गॉड। इफ अगर वो सोल्जर का वो देखें तो आपने पहले ही दबा दिया उसको। तो सोल्जर का उतना ही फ्रीडम, आप जब फेयरनेस वाला लुक देते हैं, आपके पास पावर है गोली चलवाने का और गोली खाने का, आप कहते हैं जहां से गोली आ रही वहीं जाओ, और वो जवान वहीं जाता है। तो ये चीज उस लीडर को हैंडल करना है कि वो फेयरनेस दिखा रहा है क्या, उसने स्पेस दिया क्या उस आदमी को जो एम्पावर्ड नहीं है। ये है बहुत आवश्यक, क्योंकि इतना गलत मैसेज जाता है कि भाई देखिए अभी अभी बोला है इसने, सही हो या गलत वो तो बात की बात है, विक्टिमाइजेशन चालू हो जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड लीडरशिप सर। तो वो ये गलत तरह से हैंडल हुआ था, बाद में चीजें लेकिन देखिए गलत निकल के आई, दूसरे तरह से निकल के आई, लेकिन जो बना स्टार्टिंग वो यही लगा कि विक्टिमाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये नहीं होना चाहिए। और ये बात लीडर जो होता है सर, उसको शर्म भी होती है, और उसमें ब्लैक शीप्स भी होते हैं, हर जगह है। और वो लीडर, यही तो मसला है कि जब लीडरशिप होती है बाई कमांड होती है, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, लीडर डजंट डिमांड रिस्पेक्ट। आर्म फोर्सेस में पूरी तरह से लागू है ये, कि अगर उसकी कोई तवज्जो नहीं रहेगी, वहां 50-50 साल के जो एसआईज हैं और 55-55 साल के जो इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, उनका जो टैक्टिकल नॉलेज होता है ना सर, साइटिंग का, एम्बुश का, नॉलेज ऑफ ग्राउंड टेरेन का, वो कई बार तो बड़े बड़े अफसरों से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वो यूनिट जो होती है, लोगों को शायद समझ ना हो, बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड यूनिट होती है कि एक अगर सेक्शन होगा तो उसमें 12 लोग अगर रखे जाएंगे तो एलएमजी कौन हैंडल करेगा, सेकंड एलएमजी कौन है, अगर एलएमजी चली जाती है किसी यहाँ से, कौन एलएमजी दूसरा एलएमजी हैंडल करेगा, राइफल ग्रुप कौन हैंडल करेगा, किसके पास, इतना साइंटिफिकली डिजाइंड है सर। हमने टिंकर किया है उसको, हमने टिंकर किया, उसका खामियाजा ये भुगता कि सुसाइडल केसेस बढ़े सर। मोटिवेशन लेवल इतना डाउन हुआ लोगों का इसी कंफ्यूजन की वजह से, और आज भी वो कंफ्यूजन बाकायदा इनके सर पे घूमता है, एंड दैट अफेक्ट्स देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन सर। दिस क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। एक और चीज है, सेना का अपना, अभी सूद सर ने बोला कि रोल है भाई, रोल डिफाइंड है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। जैसे ही आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, चीजें अलग अलग तरह से आना शुरू होती हैं। स्पेशल फोर्सेस वाले का अपना एक काम है, उसका अपना एक रोल है, उसको अपना एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। एविएशन वाले का अपना काम है, कोबरा वाले का अपना काम है, उसका एक अपना स्पेशल अलाउंस है। द टाइम ये जो तलखी आती है या जो नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन, सप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारे कंपैरिजन के रिजल्ट हैं सर। द टाइम लीडर्स टेल योर जॉब इज योर जॉब, सैंक्टिटी जो उस जॉब की है, nobody can handle that, that time the confidence will come sir। ये comparative analysis जो चल रहा है, ये डिप्रेशन का और जो lack of confidence amongst the leadership है, lower leadership, this is one of the reason, that is my observation and I take full responsibility for that sir। ठीक है, थैंक यू सो मच मैंग फॉर दिस, मतलब यू समड अप वेरी वेल। आप सब लोगों का, सूद सर, आईजी सिंह साहब, विकास चंद्रा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।